दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे हत्याकांड की है जिसने पूरे मुंबई को हिलाकर रख दिया। और यकीन मानिए, इस कहानी को पूरा सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। मर्डर करने के बाद प्लानिंग तो इस तरीके से की गई थी कि हत्यारे कभी भी पुलिस के हाथ ना लगे, लेकिन उनकी एक बेवकूफ़ी ने उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। क्या थी ये कहानी और कैसे इस कहानी ने सबको हिलाकर रख दिया? तो चलिए शुरू करते हैं इस घटना की कहानी के बारे में। 15 अगस्त 2022 को वंशिता अपने घर पर ये कहकर निकलती है कि वो स्कूल जा रही है। अब शाम हो जाती है, लेकिन वंशिता अब भी घर पर नहीं आई थी, तो उसके माता पिता काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं। अब इसके बाद वंशिता के माता पिता आसपास के इलाकों में अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चलता। और फिर थक हार कर माता पिता ने अपनी बेटी की लापता होने की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज करवाई। माता पिता के दिए गए बयान के आधार पर अंधेरी पुलिस अपहरण का केस दर्ज कर लेती है। पुलिस अपहरण का केस इसलिए दर्ज करती है क्योंकि लापता लड़की नाबालिग थी, यानी वंशिता 15 साल की थी। अगले दिन यानी 26 अगस्त को कुछ लोग नया गांव रेलवे स्टेशन के पास से गुजर रहे होते हैं और उनकी नजर झाड़ियों में पड़े एक सूटकेस पर पड़ती है। वो सूटकेस जिस तरह झाड़ियों में फेंका गया था, उसे देखने से ही लग रहा था इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और अब कुछ लोग उस सूटकेस के पास जाते हैं तो वहाँ से बहुत ज्यादा स्मेल आने लगती है। अब इसके बाद वहाँ मौजूद लोगों ने नया गांव रेलवे पुलिस को सूचना दी, क्योंकि ये मामला एक मर्डर का था। इसलिए रेलवे पुलिस अंधेरी पुलिस को फोन करके सूचना दे देती है। अब इसके बाद पुलिस क्राइम स्पॉट पर पहुंच जाती है और अब उस सूटकेस को खोला जाता है, जिसमें से एक बच्ची की लाश, स्कूल ड्रेस और एक कंबल बरामद होता है। अब पुलिस अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए पोस्टमार्टम के लिए उस शव को भेज देती है और पुलिस अपनी छानबीन जारी रखती है और उस स्कूल ड्रेस के द्वारा उस बच्ची का पता लगाया जाता है। अब पुलिस उन माता पिता को भी पुलिस स्टेशन बुला लेती है, जिन्होंने केवल एक दिन पहले ही अपनी बच्ची की लापता होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई थी। पुलिस उनसे कहती है कि हमें एक बच्ची की लाश मिली है, एक बार पुलिस स्टेशन आकर आप उसकी शिनाख्त कर लीजिए कि कहीं ये आपकी बेटी तो नहीं है। अब वंशिता के परेशान माँ बाप पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां से उन्हें पोस्टमार्टम हाउस ले जाया जाता है। उन्होंने लाश को देखते ही पहचान लिया कि ये हमारी 15 साल की बेटी वंशिता ही है, जो एक दिन पहले उनसे यह कहकर घर से निकली थी कि वो स्कूल जा रही है। और इसके बाद वंशिता के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब पुलिस उन्हें थोड़ी सांत्वना देती है और उनसे कहती है कि हम आपकी बेटी को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन हम कातिल को जल्दी से जल्दी ढूंढ लेंगे। अब इसके बाद पुलिस आगे की पूछताछ शुरू करती है और वंशिता के माता पिता से पूछती है कि आपको किसी पर शक है कि इसकी हत्या कौन कर सकता है, या आपकी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी जिसने बदला लेने के लिए ये हत्या कर दी। ये सुनकर वंशिता के माता पिता तुरंत जवाब देते हैं कि हाँ, हमें एक लड़के पर शक है, क्योंकि वो लड़का हमारी बेटी को बहुत ज्यादा परेशान करता था और हमें पूरा यकीन है कि हमारी बेटी की हत्या उस लड़के ने ही की है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उस लड़के को हमने डांटा फटकारा था और हमने उसे ये चेतावनी भी दी थी कि हमारी बेटी से दोबारा ना मिले, और अगर वो दोबारा हमारी बेटी से मिला तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए हो सकता है कि उस लड़के ने बदला लेने के लिए हमारी वंशिता की हत्या की हो। वंशिता के माता पिता पुलिस को बताते हैं कि उस लड़के का नाम संतोष मकवाना है। अब माता पिता ने उस लड़के का फोन नंबर और उसका एड्रेस पुलिस को दे दिया। अब इसके बाद पुलिस अपनी जाँच आगे बढ़ाती है। अब तुरंत ही पुलिस की एक टीम संतोष के घर के लिए निकल जाती है, लेकिन संतोष वहां पर नहीं मिलता और जो संतोष का नंबर पुलिस को दिया गया था वो भी स्विच ऑफ था। अब जाहिर सी बात है, सस्पेक्ट तो अपना मोबाइल स्विच ऑफ ही रखेगा, लेकिन अब पुलिस को यह समझ नहीं आ रहा था कि अगर संतोष का मोबाइल स्विच ऑफ है तो अब पुलिस उसे कैसे पकड़े। अब मुंबई पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी और इसके बाद पुलिस उस नंबर को सर्विलांस पर डाल देती है, ताकि कभी भी वो मोबाइल स्विच ऑन हो तो उसकी लोकेशन पुलिस को मिल सके। और फिर बहुत जल्द ही पुलिस के सामने इसका परिणाम भी आ गया। अगले दिन यानी 27 अगस्त को केवल 10 सेकंड के लिए संतोष का मोबाइल ऑन हुआ था और अब पुलिस यह पता लगाने में जुट जाती है कि ये फोन कहां पर स्विच ऑन हुआ था। अब सर्विस प्रोवाइडर पुलिस को बताता है कि ये फोन मुंबई में नहीं बल्कि गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में ऑन हुआ है। इसके बाद ये पता लगाया गया कि अहमदाबाद में किस जगह है और इसकी टावर की लोकेशन क्या है। सर्विस प्रोवाइडर पुलिस को ये बताता है कि केवल 10 सेकंड के लिए अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पास ये फोन ऑन हुआ था और फिर स्विच ऑफ हो गया। ये फोन 5:20 पर ऑन हुआ था। अब पुलिस को लग रहा था कि हो सकता है संतोष मुंबई से ट्रेन में बैठकर अहमदाबाद गया हो और अहमदाबाद में ही उतरकर कहीं छिपने की कोशिश कर रहा हो। इसके बाद नया गांव पुलिस ने अहमदाबाद पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद अहमदाबाद पुलिस रेलवे स्टेशन के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू करती है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि पुलिस की इतनी मेहनत करने के बाद भी
रेलवे स्टेशन के आसपास किसी भी कैमरे में वह संतोष नजर नहीं आया। ना तो वो ट्रेन से उतरते हुए दिखाई दिया और ना ही वो कहीं बाहर जाता हुआ दिखाई। पुलिस के लिए उसको पकड़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था, क्योंकि पुलिस इसलिए हैरान थी, अगर ये संतोष अहमदाबाद गया है तो आखिर अहमदाबाद में कहाँ है। खैर, पुलिस तो अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से जांच कर रही थी। आगे पुलिस को जांच में पता चलता है कि उस समय वसई से अहमदाबाद होते हुए एक ट्रेन राजस्थान जाती है। वो ट्रेन बेंगलुरु कर्नाटक से चलती है, इसलिए हो सकता है वो लड़के मुंबई से गुजरात होते हुए राजस्थान की ओर निकल गए हों, क्योंकि जब 10 सेकंड के लिए संतोष का मोबाइल ऑन हुआ था वो समय उस ट्रेन का अहमदाबाद में रुकने का समय था। अब पुलिस समझ जाती है कि वो लड़के प्लेटफॉर्म पर नहीं बल्कि उस ट्रेन में ही थे जो बेंगलोर से वसई होते हुए राजस्थान की तरफ जा रही थी। अब पुलिस उस पूरे रूट की चेकिंग करना शुरू करती है जिस रूट से वो ट्रेन गुजरती है, और जब पुलिस वसई रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी को देखना शुरू करती है तो उन्हें एक बहुत अहम जानकारी मिलती है। सीसीटीवी में दिखता है कि संतोष और विशाल दोनों लड़के वंशिता की हत्या वाले दिन ट्रेन में चढ़ते हुए सीसीटीवी में कैद हो गए थे। संतोष और विशाल इंजन के पिछले वाले डब्बे में चढ़े थे। इसी के साथ पुलिस को इस जांच में एक महत्वपूर्ण सुराग मिल चुका था, जिससे पुलिस को ये पता चल गया कि वो दोनों किस ट्रेन में चढ़े और किस डिब्बे में सवार हुए थे। अब नया गांव पुलिस ने ये सारी जानकारी अहमदाबाद पुलिस और उस रूट के जितने भी आगे के रेलवे स्टेशन थे उनकी पुलिस को दे दी, और पुलिस उनसे कहती है कि आप भी एक बार सीसीटीवी चेक कर लीजिए, क्या पता उन दोनों में से कोई भी एक लड़का किसी भी सीसीटीवी में कैप्चर हुआ हो। पुलिस सारे सीसीटीवी को चेक करती है और काफी देर चेक करने के बाद भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। अब मुंबई पुलिस सोचने लगती है कि आखिर ये लड़के अहमदाबाद से होते हुए राजस्थान की ओर क्यों गए हैं। ये लड़के कहीं और भी तो जा सकते थे, लेकिन इसी दिशा में क्यों गए। पुलिस इस एंगल से जांच शुरू करती है तो पुलिस को पता चलता है कि संतोष मकवाना, यानी जिस पर हत्या का आरोप है, उसकी दादी अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से 146 किलोमीटर दूर पालनपुर में रहती है। जब पुलिस को ये जानकारी मिलती है तो पुलिस वालों को यकीन हो जाता है कि हो ना हो ये लड़के पालनपुर स्टेशन पर ही उतरे होंगे। इसके बाद मुंबई पुलिस ने पालनपुर पुलिस से संपर्क किया। मुंबई पुलिस रेलवे पुलिस से कहती है कि अगर वो दोनों लड़के आपको सीसीटीवी में कहीं नजर आते हैं तो इसकी जानकारी आप हमें दीजिए। इसके बाद पालनपुर पुलिस सीसीटीवी को चेक करती है, लेकिन इस फुटेज में भी ये दोनों रेलवे स्टेशन पर उतरते हुए कहीं भी दिखाई नहीं दिए। पुलिस ये अनुमान लगाती है कि शायद कैमरे का एंगल ऐसा रहा हो कि ये दोनों लड़के सीसीटीवी में कैप्चर ना हुए हो, या फिर वो दोनों ट्रेन से उतरकर किसी और रास्ते से निकल गए हों। इसके बाद मुंबई पुलिस की एक टीम पालनपुर पहुंच जाती है और उन्होंने संतोष की दादी के घर पर छापा मारा, लेकिन पुलिस को संतोष वहां भी नहीं मिलता है। पुलिस उसकी दादी और अन्य घर वालों से पूछताछ करना शुरू करती है, लेकिन किसी भी घर वाले को संतोष के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उल्टा संतोष की दादी पुलिस वालों से पूछने लगती है कि क्या बात हो गई है, आप लोग संतोष को क्यों ढूंढ रहे हो, क्या उसने कुछ किया है। लेकिन पुलिस को संतोष की दादी पर शक होने लगता है कि शायद ये अपने पोते को बचाने के लिए हमसे झूठ बोल रही है। लेकिन जब तक संतोष मिल नहीं जाता पुलिस उस महिला के खिलाफ भी कोई कार्यवाही नहीं कर सकती और ना ही ज्यादा सख्ती कर सकती थी, क्योंकि वह महिला बुजुर्ग थी। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और जब पुलिस को लगता है कि ये मामला बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है तो पुलिस एक बार फिर दादी के घर पर जाती है, क्योंकि ना तो पुलिस को वहाँ पर विशाल मिलता है और ना ही संतोष। इसके बाद संतोष की दादी पुलिस से कहती है कि हमें नहीं पता संतोष कहाँ है, आप लोग बार बार आकर हमें परेशान क्यों कर रहे हो। इसके बाद मुंबई पुलिस निराश होकर वापस पालनपुर लौटने की तैयारी कर ही रही थी, तभी पुलिस के पास एक अननोन कॉल आता है और वो कॉल करने वाला व्यक्ति बताता है कि करीब 20 से 22 साल के 2 लड़के उसने उसी महिला के घर में देखे हैं, जिस महिला के घर पुलिस 2 बार छापेमारी कर नाकाम लौट चुकी है। अब पुलिस उस अननोन कॉलर से पूछती है कि तुम कौन हो, लेकिन वो कॉलर शुरू में कुछ भी अपने बारे में नहीं बताता, लेकिन अब पुलिस उसको अपने भरोसे में ले लेती है। तो वो व्यक्ति पुलिस को बताता है कि उसका दादी के साथ कुछ प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा चल रहा है। तो यानी देखा जाए तो जिस व्यक्ति ने पुलिस को फोन किया था वो संतोष की दादी का दुश्मन था और उसको अब लग रहा था कि बदला लेने का यह सही मौका है। उसने यही सब सोचकर पुलिस को सूचना दे दी और सूचना मिलने के तुरंत बाद ही एक टीम दादी के घर पहुंच जाती है। इस बार संतोष और विशाल दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं और इसी के साथ पुलिस ने संतोष और विशाल को पालनपुर से अरेस्ट कर लिया। इन दोनों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 34 दिन तक कड़ी मेहनत की थी और इसके बाद मुंबई पुलिस उन दोनों को मुंबई ले आती है और अब उनसे कड़ाई से पूछताछ की जाती है। पहले तो वो दोनों बातों को घुमाते हैं तो वह दोनों जल्दी ही टूट गए और संतोष अपना जुर्म कबूल कर लेता है कि उसने ही वंशिता की हत्या की है और वह बताता है कि इस कहानी की शुरुआत सोशल मीडिया से हुई थी। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वंशिता की मुलाकात संतोष से होती है कि वंशिता और संतोष दोनों ही मुंबई के रहने वाले थे
और इन दोनों की डेली ही सोशल मीडिया पर बात होती थी और इसी तरह ये दोनों बातें करते करते बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। और फिर धीरे धीरे वंशिता को संतोष से प्यार हो जाता है और फिर ये दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं। संतोष के दोस्त विशाल का घर जुहू में था और इसी घर में संतोष अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड वंशिता राठौर के साथ जाता था और दोनों वहीं पर एक साथ टाइम स्पेंड करते थे। फिर दोनों अपने अपने घर वापस चले जाते थे। ये सिलसिला पिछले कई महीनों से चल रहा था और किसी को इस बात की कोई खबर भी नहीं थी। और इसी बीच एक दिन वंशिता के घर वालों ने वंशिता और संतोष को एक साथ देख लिया, जिसकी वजह से वंशिता के परिवार वाले बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। उन्हें लग रहा था कि संतोष ने हमारी बेटी को बहला फुसला लिया है और उसे अपने साथ लेकर घूम रहा है। इस बात को लेकर वंशिता के घर वाले बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में वह संतोष की पिटाई कर देते हैं और उसे बहुत ज्यादा जलील भी किया। उस समय तो संतोष चुप रहा, कुछ भी नहीं बोला, लेकिन उसने अपने मन में सोच लिया था कि वो इस अपमान का बदला जरूर लेकर रहेगा। दूसरी तरफ वंशिता ने भी उससे अब पूरी तरह से दूरी बना ली थी। अब ना तो वंशिता उससे फोन पर बात करती थी और ना ही कभी उससे मिलने आती थी, जिसकी वजह से संतोष को ज्यादा परेशान और बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। इसके बाद एक दिन वो वंशिता को फोन करता है और उससे मिलने के लिए आखिरी बार बुलाता है। संतोष वंशिता से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे घर वालों ने तुम पर पाबंदी लगा दी है, मेरे साथ भी तो उन्होंने मारपीट की थी, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि हमारा प्रॉपर्ली ब्रेकअप हो। लेकिन वंशिता उससे मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन जब संतोष बहुत ज्यादा फोर्स करता है तो वंशिता उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है और वह संतोष से कहती है कि मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आती हूँ, लेकिन ये आखिरी बार होगा क्योंकि मैं अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती। दूसरी तरफ वंशिता के घर वाले उसे ढूंढ रहे थे क्योंकि उनकी बेटी सुबह स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। इधर संतोष वंशिता को अपने दोस्त विशाल के जुहू वाले घर पर लेकर आ जाता है, जहां वो अक्सर पहले भी मिला करते थे। यहाँ पर संतोष वंशिता को मनाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वंशिता हर बार सिर्फ एक ही जवाब देती है कि वो अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती। इधर संतोष भी वंशिता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। उसके अंदर बदले की आग तो पहले से ही थी, लेकिन फिर भी वो चाहता था कि हमारा रिलेशनशिप पहले की तरह चलता रहे। लेकिन संतोष की पिटाई के बाद वंशिता बहुत ज्यादा घबरा गई थी और उसने तय कर लिया था कि वो अब संतोष के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहेगी। बस इतनी सी बात को लेकर उन दोनों के बीच झगड़ा बढ़ जाता है और संतोष तो पहले से ही ये प्लानिंग करके आया था कि अगर वंशिता ने मिलने से इनकार कर दिया तो वो उसे मार डालेगा, इसलिए वो चाकू भी अपने साथ ही लेकर आया था। इसके बाद उसने अपनी जेब से चाकू निकालकर एक के बाद एक वंशिता पर वार करना शुरू कर दिया और जब वो अपनी गर्लफ्रेंड पर हमले कर रहा था तो उसका दोस्त विशाल भी पास के कमरे में ही था और अब जैसे ही विशाल चीखने चिल्लाने की आवाज सुनता है वो भी कमरे से बाहर आ जाता है। इसके बाद विशाल ने वंशिता को पकड़ा और संतोष ने उस पर कई वार किए, जिससे वंशिता की मौत हो गई। वंशिता की हत्या करने के बाद इन दोनों ने उसकी स्कूल ड्रेस चेंज की ताकि उसकी शिन्नात ना हो सके, इसलिए उन्होंने वंशिता को विशाल के कपड़े पहना दिए और अब इसके बाद एक बड़े से सूटकेस को लेकर आते हैं जिसमें वंशिता की लाश को डाल देते हैं। लेकिन उनसे एक छोटी सी गलती हो जाती है। जिस लाश को छुपाने के लिए उन्होंने लड़की के कपड़े बदले थे वो सारे कपड़े भी उन्होंने उसी सूटकेस में डाल दिए जिस सूटकेस में उन्होंने वंशिता की लाश रखी थी और उस सूटकेस को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पैक किया और अब वो दोनों वंशिता की लाश को ठिकाने लगाने के लिए निकल गए। पहले वो अंधेरी पहुंचे और अंधेरी से विरार जाने वाली लोकल ट्रेन में सवार हो गए। इसके बाद वो दोनों मुंबई में विरार के रास्ते पर नया गाँव पर उतर गए। नया गाँव में उतरने के बाद वहाँ से थोड़ी दूर चलकर वो दोनों परेरा गाँव में उतर गए, क्योंकि वो जंगल आबादी से थोड़ा दूर था, इसलिए हम दोनों ने वो सूटकेस वही जंगल में फेंक दिया। सूटकेस को फेंकने के बाद दोनों फिर से वापस रेलवे स्टेशन पर आए और ट्रेन में बैठकर वहां से पालनपुर के लिए निकल गए। विशाल और संतोष के पूरे बयान के आधार पर चार्जशीट तैयार की गई और फिर इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। हालांकि ये केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है और दोनों आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलेगी, लेकिन फिर भी हम आपसे पूछते हैं कि इस कांड के लिए इन दोनों को क्या सजा मिलनी चाहिए। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।